अभी अजय झा, आपको मेरी आवाज आई? नहीं, कट गई थी, लेकिन एक बार फिर से कहा जाता तो सुन लेता। मेरा सवाल ये था कि बिहार में 8-10 सीटें ऐसी हैं जहां कांटे का मुकाबला माना जा रहा है, और इन 10 सीटों पर जो इंडिया अलायंस है उसने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बिहार में कई सीटों पर मुकाबला बहुत कड़ा है, लेकिन जिन सीटों का जिक्र मैंने किया अभी, जिसमें कटिहार है, किशनगंज है, पूर्णिया भी मैंने मान लिया, लेकिन बक्सर है, शिवहर है, काराकाट है, इन सीटों को लेकर के ये कहा जाए कि फाइट टफ है। बिहार की अपनी जो जमीनी समझ आपकी है वो क्या कहती है? देखिए, मुझे तो, मैं तो बिल्कुल वहाँ रहा ही हूँ और वहाँ लंबे अरसे तक मैं एकेडमिक्स में भी था। तो मुझे, मेरी समझ से तो इस बार ऐसा लग रहा है कि जो दिख रहा है उसके विपरीत, या थोड़ा वो जिस तरह से पिछली बार था जी। उसमें बहुत थोड़ा मोड़ा फर्क हो सकता है। वो इस कंटेक्स्ट में कि बाय द एंड ऑफ द डे, मतलब जिस दिन लोग वोटिंग करेंगे और जिन्होंने किया है, तो इवेंचुअली वो अंत में वो मोदी जी के साथ लोग जाने की तैयारी पहले से करके बैठे हैं। मतलब देखा यही मैं गया अजय है, आता हूं लेकिन फिर आपके पास। बलवीर जी, आपकी जो पारखी नज़र है या आपकी जो समझ है, एक लंबे अनुभव से पैदा हुई है। लोग ये बार बार कहते हैं कि तमाम तरह की नाराज़गी के बाद भी, चाहे वो वहाँ की सरकार से हो या उम्मीदवार से हो, लोग आखिरकार जाते जाते नरेंद्र मोदी के नाम पर बटन दबा देते हैं। इस तरह से एक वोट परसेंटेज है, और वही जो है डिसाइडिंग फैक्टर मुझे लगता है इस बार के चुनाव में है। और नतीजे बीजेपी अगर उम्मीद करती है कि वो अप्रत्याशित होंगे, ऐतिहासिक होंगे, तो उसका कारण ये मोदी फैक्टर हो सकता है। आपको लगता है कि बिहार, यूपी में जहां जात और मजहब इन दोनों के नाम पर इस बार फिर से पारंपरिक तौर पर लड़ाई दिखने सी लगी है, वहां भी यह फैक्टर बीजेपी के हक में नतीजे लाकर खड़ा कर देगा? देखिए, बिहार की स्थिति ऐसी है कि वहाँ केवल मोदी जी के लिए वोट पड़े ऐसा नहीं है। वहाँ पे लालू जी के जंगल राज के खिलाफ भी वोट पड़ेंगे। जाति और मजहब की लॉयल्टी का एक अपना वहाँ पर स्थान है वहाँ की राजनीति में, इससे मैं इनकार नहीं करता। पर उसके साथ साथ लोगों को, मतदाताओं को वो दिन भी याद हैं जबकि दिन दिहाड़े वहाँ लूटपाट होती थी, खुला भ्रष्टाचार होता था और कोई सुनवाई नहीं थी, कोई सड़क नहीं थी, कोई अस्पताल काम नहीं करता था। और आपकी जाति कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, अधिकांश लोग उस काल की तरफ वापस नहीं जाना चाहते। वो तो एक दुआ स्वप्न की तरह है, बुरे सपने की तरह है। और जो विकल्प है मोदी जी का, एक तो ये जाति और मजहब से उठकर है। लेकिन एक बलबीर जी मैं सवाल पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार को लेकर के। वो बार बार जाति से, जी हाँ, नीतीश कुमार बार बार पाला बदलते रहते हैं। पाला बदलने से उनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम तो हुई होगी, और अगर ऐसे में वो नरेंद्र मोदी के साथ आते हैं तो बीजेपी को इसका फायदा हुआ या नुकसान? भारतीय जनता पार्टी का जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है केंद्र में और प्रदेश में, वो मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप अपनी जगह यशवंत जी ठीक है जब कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जब पलटी मारते हैं तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पे क्रेडिबिलिटी कम होती है। परंतु बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदकिस्मती से इस तरह की चीज़ों को लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मैं तो मानता हूँ कि ध्यान देना चाहिए मतदाताओं को जी, परंतु अभी बिहार के अंदर तो प्रश्न ये है कि लालू के जंगल राज की तरफ वापस जाएं, जब मोदी जी ने एक जो वायदा किया है कि देश जो है 2047 तक जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने होगा। और जब वो कहते हैं तो वो जिसे कहना चाहिए खोखला वायदा नहीं है, उसके पीछे विकास का 10 साल का रिकॉर्ड है। कहीं हम 10वीं अर्थव्यवस्था थे दुनिया में और आज हम तीसरी के आसपास पहुंच गए हैं। और ये जो विकास है उसका सबको लाभ होता है
और जो चॉइस है, जो चुनाव है, जो विकल्प है, वो एक तरफ तो मोदी जी का विकास और दूसरी तरफ लालू जी का जंगल राज, तो और जातिवादी राजनीति। और मैं सोचता हूँ कि बिहार के मतदाता, आप कुछ भी कहें, समझदार मतदाता हैं और उनका चुनाव जो होगा वो विकास की तरफ होगा। जी बलवीर जी, आपके मैंने 20 मिनट मांगे थे, आपने 20 मिनट दिए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए, मेरे दर्शकों के साथ अपनी बात साझा करने के लिए। बलवीर जी कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज का हवाला आज भी दे करके लोगों को कन्विंस किया जाता है। मुझे लगता है कि उसको समझना चाहिए। दरअसल एक अरसा 2005 तक ही लालू प्रसाद यादव की सरकार रही, तो पिछले 19 वर्षों में क्या उसको भुलाया नहीं सका? क्या 19 वर्षों में कुछ हुआ नहीं? अगर 19 वर्षों में कुछ नहीं हुआ है तो उसके आधार पर आप वोट क्यों मांग सकते हैं? क्या आप इतने कमज़ोर आज भी हैं कि आपको जंगल राज का हवाला देना पड़ता है? दरअसल हुआ ये है कि जो पॉलिटिकल कल्चर है एमवाई समीकरण का, मुस्लिम यादव समीकरण का, वो जो जातियां या वो जो समुदाय है जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, चुनाव में जो उसका पॉलिटिकल कल्चर दिखता है, वो उस बात को जो पीढ़ी आज तक नहीं देख पाई है, 2003 में, 2 में, 1999 में जो लोग पैदा हुए होंगे, उन्होंने 2005 तक की सरकारें नहीं देखी हैं। उन लोगों को सिर्फ सुनने को आता है कि ऐसा है और एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। तो जब इन दोनों धड़ों की तरफ से उस तरह का बर्ताव दिखता है, उस तरह का हुलिगिज्म दिखता है, तो उनको समझ में आता कि हाँ, ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो 19 वर्षों के कामकाज के आधार पर जो भी असंतोष पैदा हो रहा होता है, उसको वो देखने के बाद वो भूल जाते हैं और फिर जाकर के इस पाले में वो अपने आप को खड़ा पाते हैं। यही एक बड़ा कारण है। 19 वर्षों के बाद भी आप हवाला दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी अपनी ज़मीन कमज़ोर है। 19 वर्षों में बीजेपी और जेडीयू, इन्हीं दोनों ने सरकार चलाई है। अगर 17-15 महीने की दो अवधियां मैं छोड़ दूं तो जो जेडीयू के साथ, आरजेडी के साथ जेडीयू ने चलाया है। 19 वर्षों में 16 साल आप, और 16 साल में भी आप कहते हैं कि 15 साल पहले, 19 साल पहले क्या हुआ था? वो जो पॉलिटिकल कल्चर है दोनों का, वो पॉलिटिकल कल्चर आज भी जिंदा है और वो देखने के बाद फिर से उस तरह के हवाले से जो चीज़ें सुनी जाती हैं, उधर जाने की हिम्मत लोगों की नहीं होती है। मेरे साथ सुनील वकील भी हैं और अजय कुमार झा भी हैं। सुशील वकील, सुशील, चूंकि आप जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और अजय बिहार, तो आप दोनों से मुझे 2 सवाल करने हैं। ये जम्मू कश्मीर के चुनाव ऐतिहासिक हैं, 370 के बाद पहली बार हैं, प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र भी किया है। इस चुनाव को जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान दोनों की सियासत के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं? देखिए, ये हिस्टोरिकल इलेक्शन रहा जम्मू कश्मीर में। आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार ऐसा चुनाव हो गया जिसमें 35% से ऊपर वोटिंग हो गई और लोग बड़े खुशहाल होके वोटिंग करने चले गए। ये पहली बार हो रहा है कि आज से पहले जब पहले होती थी 9% वोटिंग, 12% वोटिंग, 12% से सीधे इतना 35% से ज्यादा जाना और ट्रैवल विदाउट एनी वायलेंस। कोई हादसा नहीं हुआ, कोई पथराव नहीं हुआ, कहीं मारपीट नहीं हुआ। तो 58% है जी। अब जो ओवरऑल जो है ना 50% हो गया, जब जम्मू वगैरह सारा मिला के अब सारा ओवरऑल क्या चीज है, ये भी 58% कैसे पॉसिबल हो गया कि पहले जो अनंतनाग और राजौरी की कॉन्स्टिट्यूंसी वो खाली अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी। उसके साथ 2 मेन इलाके होते थे, एक होता था पुलवामा, दूसरा होता था शोपियान। लेकिन डिलिमिटेशन ऐसे कहीं जब कमीशन बनाया गया सरकार के दौर से, उसके बाद जो पुलवामा और शोपियान जो इसके 2 डिस्ट्रिक्ट है उनको हटाया गया। उसके बजाय जो जम्मू रीजन में आता है, राजौरी जो पीर पंचाल रेंज है, पहाड़ी इलाका है, ये अपना ये राजौरी और पुंछ अनंतनाग से जोड़ा गया। हाँ, और दूसरा चीज है डेमोग्राफिक कैरेक्टर। डेमोग्राफिक मतलब जहाँ वो जैसे एक ही समुदाय के लोग ज्यादा रहते थे, लेकिन पुंछ और राजौरी की वजह से थोड़ा बहुत वो बैलेंस हो गया।
उसकी वजह से क्या चीज हो गया कि थोड़ा सा वो भी वोटिंग जो परसेंटेज है मेरा उसकी मेरा वजह से वो भी मेरा मकसद आपसे पूछना ये था कि ये इलेक्शन जो है वो हिंदुस्तान की तारीख में कितनी अहमियत रखता है। ये छोटे छोटे समीकरण तो हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मैं लौटता हूँ, अगर समय रहता है तो मैं आपसे सवाल करता हूँ। अजय कुमार झा, बिहार उत्तर प्रदेश, एक लाइन का मेरा सवाल है। जात और धर्म के नाम पर जो पारंपरिक तरीके से वोटिंग इन दोनों राज्यों में होती रही है, पिछले 2 चुनावों में वो उससे बाहर आकर के नतीजे दे गई है। इस बार वो परंपरा की लकीर पर चलेगी या फिर पिछले 2 चुनावों की तरह वो अलग हट करके ही दिखाई पड़ेगी? देखिए, इसको बिहार की पॉलिटिक्स को जो कंफ्यूजन अभी हो रहा है पूरे देश में, या जब वो भी हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, तो 2 वजहों से हो रहा है, उसे समझना जरूरी है। 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन था, वो जो रिजल्ट है अगर हम वो देखते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए बिल्कुल स्वीप कर गई थी, 40 में 39 सीटें ले गई थी। लेकिन अगर 2020 के विधानसभा चुनाव को देखते हैं तो वहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। क्योंकि जंगल राज की बात तो निश्चित तौर पर बिहार के लोगों पर हावी है, लेकिन उसे एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया था तेजस्वी यादव ने, जब वो संभाला, कमान संभाला, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स लेकर के इमर्ज किए, इसने काफी लोगों को चौंकाया और बहुत लोग इससे चौंके नहीं। वजह यह था कि बहुतों को यह पता नहीं था, या अगर पता भी होगा तो लालू यादव जी को लोगों ने इग्नोर कर दिया, और तेजस्वी चूंकि बहुत यंग थे उस वक्त और अभी भी हैं, तो उनकी बातों पर लोगों ने भरोसा किया और जम करके वोट उन्हें मिला, और वहां फिर कास्ट फैक्टर्स को वो थोड़ा सुपरसीड करते हुए आगे बढ़ गए, उन्हें काफी वोट मिले, और भाजपा भी पीछे पड़ी। मैंने भाजपा नंबर 2 पर तो रही और जेडीयू नंबर 3 पर आ गई। तो यहीं से सारी समस्या और इंटरप्रिटेशंस में समस्याएं हो रही हैं, और लग रहा है कि काफी टफ होने वाला है फाइट इस बार। तो टफ तो होगा, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ये मानना है कि जो जंगल राज के मसले को भाजपा ने उठाया है, एनडीए की ओर से उठाया गया है, वो अजय झा के साथ मेरा संपर्क कट गया है, लेकिन कुल मिला के ये कह रहे हैं कि मुकाबला बिहार में ज़्यादातर सीटों पर कांटे का है। ये कह पाना कि किसके हक में नतीजा जाएगा बड़ा मुश्किल है, लेकिन मोदी फैक्टर एक ऐसी नैया है जो बीजेपी एनडीए को बैतरनी पार उतार देगी। ये कमोबेश जितने एक्सपर्ट्स हैं जो राजनीति और वोटिंग के ट्रेंड को पकड़ते हैं, समझते हैं, उससे नतीजे निकालते हैं, उनकी राय है। उत्तर प्रदेश और बिहार जनादेश जो है वो 4 तारीख को ही साफ होगा, लेकिन मोदी फैक्टर कुछ है जो बीजेपी एनडीए के लिए संजीवनी साबित हो सकता है 4 तारीख को। 1 तारीख को एग्जिट पोल इंडिया न्यूज़ पर आप शाम 5 बजे से लगातार देख सकते हैं, और 4 जून को काउंटिंग जिस दिन है, सबसे तेज़ नतीजे ज़रूर देखिए इंडिया न्यूज़ पर सुबह 6 बजे से। अब हमें दीजिए विदा, नमस्कार। वो आधा